अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल आज़ादी की कहानी पर। इसके 7वें एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी तक उग्रवादी आतंकवादी आंदोलन से संबंधित हमने जिन तथ्यों पर आपका ध्यान आकृष्ट किया, उन तथ्यों से आगे बढ़ते हुए अब हम आपका ध्यान कुछ खास बातों पर आकृष्ट करना चाहेंगे। 1917 की रूसी क्रांति के उपरांत उग्रवादी क्रांतिकारियों में यह विश्वास और भी प्रबल होता गया कि क्रांतिकारी आंदोलन से ही आंग्ल साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को खत्म किया जा सकता है। आतंकवादी क्रांतिकारी युवकों का झुकाव सभी गतिविधियों एवं वामपंथी कार्यक्रमों के प्रति होता गया। अनेक वामपंथी विचारधारा एवं कार्यक्रमों वाले राजनीतिक दल विकसित होते गए। विदेशों में मौजूद क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित किया जाने लगा तथा साथ ही देश के नवयुवकों, श्रमिकों एवं कृषकों को भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय योगदान हेतु प्रेरित एवं प्रभावित किया जाने लगा। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता पर भी बल दिया जाने लगा। श्रमिकों, कृषि श्रमिकों एवं किसानों के शोषण के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां तीव्र कर दी गईं। समाजवाद तथा साम्यवाद की नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रसारित और प्रचारित किया जाने लगा। वस्तुतः 1940 से 1947 के बीच आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन में भारतीय युवकों एवं छात्रों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। पर इस क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन में उनकी भूमिका का स्तर किस प्रकार का था, इस पर अभी तक इतिहासकारों ने कोई प्रकाश नहीं डाला है। साथ साथ जहां तक उत्तरी बिहार के आतंकवादी क्रांतिकारियों के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान एवं उनकी भूमिका का प्रश्न है, इस पर भी अभी तक अध्ययन एवं विश्लेषण का नितांत अभाव देखने को मिलता है। साथियों, हम आज़ादी की कहानी के इस विवरणों के आलोक में आपको आगे जिन चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे, उनमें हम प्राथमिक स्रोतों से उपलब्ध तथ्यों का उपयोग करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पुस्तकों, शोध रचनाओं एवं अन्य सूत्रों से तथा क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित प्रकाशित तथ्यों से भी अध्ययन सामग्री संग्रहित कर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलनों के संबद्ध तथ्यों का अध्ययन कर अध्ययन सामग्री भी संकलित करेंगे। कतिपय अन्य प्राथमिक एवं मौलिक सूत्रों से भी अध्ययन सामग्री एकत्रित करेंगे। सरकार द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनों से, सरकारी फाइलों से एवं अन्य अप्रकाशित सूत्रों से आतंकवादी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित तथ्यों को संग्रहित कर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त 1940 से 1947 तक की आतंकवादी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध कुछ जीवित स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का प्रश्नावली के माध्यम से साक्षात करके क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित तथ्यों को जो मैंने एकत्रित किया, उनका भी विश्लेषण और हम आपके सामने करेंगे। यह सब हमने 7 खंडों में आपके सामने प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रथम खंड में राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रेरक तत्वों पर प्रकाश डालेंगे और किस प्रकार राष्ट्रवादी आंदोलन से उग्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात हुआ,
यह भी हम आपको बताएंगे। अध्याय खंड 2 में आंदोलन का विवरण ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उपस्थित किया गया है, जिसमें अध्ययन काल से पूर्व भारत में घटित उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलनों का विश्लेषण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही साथ ऐतिहासिक घटनाओं का क्या प्रभाव बिहार के उग्रवादी क्रांतिकारियों पर पड़ा, इसका भी अध्ययन हम आपको प्रस्तुत करेंगे। तीसरे खंड में बिहार के उग्रवादी क्रांतिकारियों, ऐतिहासिक एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण भी हम आपको प्रस्तुत करेंगे। चौथे खंड में उत्तरी बिहार के उग्रवादी क्रांतिकारियों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन एवं विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। पांचवें खंड में 1940 से 1947 के बीच उत्तरी बिहार के उग्रवादी क्रांतिकारियों की गतिविधियां, उनकी कार्य प्रणाली तथा उनके संगठनात्मक स्वरूप का विवेचन हम आपको प्रस्तुत करेंगे। और छठे खंड में, छठे भाग में उग्रवादी क्रांतिकारियों के आंदोलन के परिणाम पर प्रकाश डालेंगे एवं सातवें खंड में हम निष्कर्षों का संकलन कर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हम अब आपके सामने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उग्रवाद की अवधारणा पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें आरंभिक वर्षों में उग्रवाद की अवधारणा एवं भूमिका का अध्ययन और विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तत्कालीन भारत में अनेक ऐसे प्रेरक तथा प्रभावकारी तत्व तथा मौजूद थे, जिसने आम भारतवासियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को उग्रवाद की ओर आकर्षित किया। उग्रवाद के समर्थक एवं विरोधी नेता एवं कार्यकर्ता ब्रिटिश भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते थे तथा इस संबंध में उत्तरी बिहार के विभिन्न क्षेत्र भी अपवाद नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय नेताओं को दो वर्गों में विभक्त कर दिया था। एक वर्ग नरम दलीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का तथा दूसरा वर्ग उग्रवादी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का था, जिन्हें गरम दल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दृष्टिकोण एवं अवधारणा, व्यवहार एवं विश्लेषण दोनों ही दृष्टि से दोनों दलों में पर्याप्त मत भिन्नता पाई जाती थी। नरम दल वाले इस तथ्य को स्वीकार करते थे कि औपनिवेशिक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतवासियों को अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और वे भिन्न भिन्न प्रकार से सामाजिक एवं आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे थे। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में लिए गए निर्णयों एवं कार्यवाहियों का यदि विश्लेषण हम आपके सामने करें तो स्पष्ट होगा कि उनका जो विश्वास था वह अंग्रेजों के प्रति था, वह धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा था। उनमें निराशा एवं क्षोभ की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। फलतः उनमें एक नई भावना का उद्भव एवं विकास हो रहा था। 1892 में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक आम सभा में अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि अंग्रेज सरकार अपने वायदों को पूर्ण नहीं कर रही है, जिससे जनसाधारण में विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। सरकार वादा करती है एवं उनको पूरा करने के बजाय अपने वायदे से मुकर जाती है। बाल गंगाधर तिलक एवं अन्य नेतागण तथा उनके समर्थक इस तथ्य पर जोर दे रहे थे कि सरकार की औपनिवेशिक एवं साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप देश के कृषकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती चली जा रही है। उत्तरी बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में निम्न एवं मध्यम वर्ग के कृषकों तथा कृषि श्रमिकों का जमींदारों एवं सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा निरंतर शोषण जारी था। इन नेताओं ने कृषकों की दीनता एवं उनके शोषण से आम लोगों को अवगत कराने का यथासंभव प्रयास किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का शोषण दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है, जो असहनीय है। कुछ राजनीतिक नेताओं ने चेतावनी भी दी थी कि परिस्थितियां क्रांतिकारी षड्यंत्रों के अनुकूल होती जा रही हैं। यदि सरकार के रवैये में परिवर्तन नहीं किया गया तो स्वाभाविक है कि उग्रवादी एवं क्रांतिकारी षड्यंत्र भारत के विभिन्न भागों में अत्यंत तीव्र गति से फैल जाएगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कई बार देश में भीषण अकाल पड़ा तथा उत्तरी बिहार के क्षेत्र भी इससे वंचित नहीं रहे। अकाल ने कृषकों, मजदूरों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को अत्यंत शोचनीय बना दिया था। देश के अनेक भागों में
प्लेग की महामारी फैली, जिसके फलस्वरूप 4 वर्षों के अंतराल में अर्थात 1896 से 1900 के बीच भारत में करीब 90 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन अंग्रेज सरकार की सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जनसाधारण को असम के चाय बागान तथा सुदूर स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों के बंधुआ श्रमिकों की दयनीय स्थिति की जानकारी प्रदान की, जिसका परिणाम यह निकला कि आम लोगों में भी अंग्रेजों के प्रति घृणा एवं क्षोभ की भावना बढ़ने लगी। इसी अवधि में अनेक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी घटित हुई जिसने भारतवासियों को बाध्य किया कि वे अंग्रेजों के प्रति अपने दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाएं। कांग्रेस से संबद्ध संघर्षवादी सदस्य नरम दल की नीतियों एवं क्रियाकलापों की कटु आलोचना करने लगे। विशेष रूप से उन नेताओं का विरोध करने लगे जो भारतीय स्थिति के संबंध में ब्रिटेन में जनमत तैयार करके ब्रिटिश शासन के अधीन ही रहकर उनको सुधार करने के लिए प्रेरित एवं आकर्षित करना चाहते थे। उदाहरण स्वरूप दादा भाई नेहरू, जिनके जीवन का अधिकांश समय इंग्लैंड में ही व्यतीत हुआ था, का विरोध किया जाने लगा और यह स्पष्ट किया गया कि उनकी नीति एवं प्रयासों का कोई प्रभावकारी परिणाम नहीं निकलने वाला है। संघर्षवादियों ने गोपाल कृष्ण गोखले की नीतियों एवं कार्यक्रमों की भी कटु आलोचना की, क्योंकि वे ब्रिटिश राजनेताओं को समझाने एवं इंग्लैंड वासियों को भारत स्थिति से अवगत कराने के लिए ब्रिटेन की यात्रा 7 बार कर चुके थे। अंततः यह अनुभव किया जाने लगा कि अंग्रेज वैसा व्यवहार एवं दृष्टिकोण नहीं रख रहे हैं जैसा कि उनसे अपेक्षा की गई थी। श्रेष्ठतर पाश्चात्य संस्कृति, अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक परंपराओं में अब तक जो आस्था इन नेताओं को थी, उनको नवोदित भारतीय नेता एवं कार्यकर्ता प्रेरणाहीन एवं अप्रभावकारी मानने लगे थे। इस नवोदित राजनीतिक समुदाय के लोगों की यह धारणा थी कि यदि नरम दल के सदस्यों की नीतियों एवं क्रियाकलापों पर ही बल दिया जाता रहा तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह निकलेगा कि भारतीयों के सामाजिक एवं आर्थिक शोषण की गति अविरल एवं अबाध रूप से कायम रहेगी। उनका विश्वास था कि अंग्रेज के राजनीतिक नेता और अंग्रेज शासक दो मुही नीति का अनुसरण कर रहे थे। अपनी दोहरी नीति के फलस्वरूप ही वे इंग्लैंड में जनतांत्रिक परंपरा का पालन करने में समर्थ थे तथा दुनिया के समक्ष यह उदाहरण प्रस्तुत करते थे कि उनकी जनतांत्रिक नीति, परंपरा एवं कार्यक्रमों में गहरी आस्था है। एवं दूसरी ओर वे भारतीय उपनिवेश में शोषण की नीति का अनुपालन कर भारतीयों पर अपने प्रभुत्व को अक्षुण्ण बनाए रखने की चेष्टा में निरंतर रत थे। सरकारी नौकरियों से संबद्ध भारतीयों को तरह तरह से अपमानित किया जाता था तथा अंग्रेज एवं भारतीय पदाधिकारियों में परस्पर व्यापक विभेद पाया जाता था। अंग्रेज शासक अपनी औपनिवेशिक नीति को बहुत चालाकी एवं साहस के साथ प्रचारित तथा प्रसारित कर रहे थे। जैसे जैसे अंग्रेजों का शोषणात्मक रवैया तीव्र रूप धारण करता जा रहा था, उसी अनुपात में संघर्षवादियों का विश्वास नरम दल की नीतियों एवं क्रियाकलापों से कम होता जा रहा था। परिणाम स्वरूप संघर्षवादियों की स्थिति दिनानुदिन सुदृढ़ होती जा रही थी। साथ ही जनसाधारण का भी विश्वास संघर्षवादियों के प्रति बढ़ता जा रहा था। उस समय जो भारतवासी राजनीतिक विषयों के प्रति जागृत और चैतन्य हो चुके थे, वे इस तथ्य से भी पूर्णतः अवगत हो चुके थे कि भारत की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अंग्रेज प्रशासकों के अधीन रहकर नहीं सुधर सकती है, क्योंकि यह सरकार विदेशी उद्योगों और उद्योगपतियों को ही संरक्षण और प्रोत्साहन देने में विश्वास रखती है। इस परिवेश में भारत की आर्थिक स्थिति में न तो सुधार हो सकता है और न ही भारत आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। यही कारण है कि संघर्षवादियों के मन में अंग्रेजों के प्रति क्षोभ एवं आक्रोश की भावना
निरंतर बढ़ रही थी। उग्र राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत संघर्षवादियों और नरम दल के बीच मतभिन्नता स्वाभाविक प्रतीत होता है। वस्तुतः संघर्षवादियों की अनुभूति के आधार पर उदारवादियों को अनुभव के मार्ग का परित्याग कर वैधानिक आंदोलन का मार्ग अपनाने हेतु राजी नहीं किया जा सका था, क्योंकि उनका विश्वास था कि वे विरोध का मार्ग अपनाकर अपनी मांगे नहीं मनवा सकेंगे। संघर्ष की नीति में नरम दल वालों का विश्वास नहीं था और न ही वे इसके लिए संगठित एवं तैयार थे। उग्रवादियों या संघर्षवादियों का दृष्टिकोण उदारवादियों से भिन्न था। उग्रवादियों के नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं अरविंद घोष थे। ये उग्रवादी मुख्यतः प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन पर विश्वास करते थे। उनकी दृष्टि में कमजोर विरोध तथा अस्थिर वैधानिक सुधारों के द्वारा भारत की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाना संभव नहीं था। वे ऐसा मानकर चल रहे थे कि यदि निर्बल विरोध किया जाता रहा तो भारतीयों के आर्थिक एवं सामाजिक शोषण की क्रिया जारी ही रहेगी। उदारवादियों के आर्थिक विचारों में मौलिकता के तत्वों का अभाव दृष्टिगोचर होता है। उनकी विचारधारा दादा भाई नेरोजी, महादेव गोविंद रानाडे तथा आरसी दत्त के विचारों पर आधारित थी। दूसरी तरफ उग्रवादियों के आर्थिक दृष्टिकोण स्पष्ट थे। उनकी दृष्टि में भारतीय संपत्ति को भारत से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जाना तथा भारतीय संपत्ति को बाहर ले जाकर भारतीयों का शोषण जारी रखना अनुचित एवं अन्यायपूर्ण था। इस आंदोलन को यथाशक्ति एवं अविलंब समाप्त किया जाना अनिवार्य माना जाने लगा था। मुक्त व्यापार की नीति के फलस्वरूप एक ओर तो प्राचीन हस्तकला नष्ट हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ नए उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा था। इंग्लैंड के वस्त्र उत्पादकों के हितों की रक्षार्थ खर्चीली रेल प्रणाली विकसित की जा रही थी, जिसकी कीमत भारतीय करदाताओं को चुकानी पड़ रही थी। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि उग्रवादियों के दृष्टिकोण एवं विश्वास तथा उदारवादियों के दृष्टिकोण एवं विश्वास में पर्याप्त भिन्नता थी। इतिहासकारों का यह विश्वास था कि स्वदेशी आंदोलन के उपरांत उग्रवाद के विकास एवं प्रभावकारी होने का सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण उत्पन्न हो रहा था। तत्कालीन सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि उग्रवादी आंदोलन को उत्प्रेरित करने में कृषकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण योगदान था। अंग्रेज सरकार एवं भूस्वामी कृषकों से भारी लगान वसूल करते थे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। उनकी अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी व्यापक कठिनाई होती थी। साथ ही साथ दुर्भिक्षों के लगातार प्रकोप को झेलना भी उनकी नियति बन चुकी थी। नरम दल के नेताओं के लेखों से भी यही पता चलता है। दादा भाई नेरोजी तथा भारतीय संपदा के निष्कासन संबंधी सिद्धांत, जिसकी बाद में रानाडे ने विकसित किया, भी इस तथ्य को पुष्ट करता था। उग्रवादी यह स्वीकार करने को विवश थे कि भारत कोई गरीबी एवं मूल कारण अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा भारी सामाजिक एवं आर्थिक शोषण ही था। जब उग्रवादी आश्वस्त हो गए कि उदारवादियों की नीति का अनुसरण कर भारत अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, तो वे अन्य मार्गों के संबंध में सोचने के लिए बाध्य हुए। वे भारत को औपनिवेशिक शासन एवं शोषण से मुक्त करने के लिए नई रणनीति तैयार कर उसे लागू करने हेतु क्रियाशील होने